14 करोड़ लोग जो वैसे तो जिंदा है पर सरकारी कागजों में उनका नाम ही नहीं है। सोचिए एक बार, 14 करोड़ लोग यानी देश की 10% आबादी जो राशन कार्ड, स्कूल या अस्पताल की लाइनों से गायब हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के पास उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 2011 के बाद से हमने अपनी जनसंख्या को गिना ही नहीं, लेकिन अब इन लोगों को एक उम्मीद मिली है। 2027 में भारत का अगला सेंसस आने वाला है, पहली बार पूरी तरह डिजिटल और पहली बार जाति गणना के साथ। तो क्या है इस जनगणना के मायने, कैसे ये आपको इम्पैक्ट करेगी और इस बार की सेंसस क्यों हिस्टोरिक है, आज ये सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स का वीकली न्यूज शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। ब्यूरोक्रेसी दिस वीक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन मास्टरमाइंड्स पर हम एक नया वीकली एक्सप्लेनर शो लेकर आए हैं जिसका नाम है सिंपली एक्सप्लेन्ड। उसका पहला एपिसोड इस थर्सडे को ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। इस शो में हम ऐसे टॉपिक्स जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और शायद यूपीएससी एस्पिरेंट्स के काम आ सकते हैं, उन्हें सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करें, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या इन जनरल आप क्यूरियस हैं किसी टॉपिक के बारे में जिसे हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकें, तो आप अपने थॉट्स और फीडबैक हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। उस वीडियो के भी कॉमेंट में बता सकते हैं, इस वीडियो के कॉमेंट में भी बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं शो की तरफ। 4 जून 2025 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह सूचना दी कि 1 मार्च 2027 से भारत का अगला सेंसस शुरू होगा। स्नोई एरियाज जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ बर्फीले इलाके, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा ताकि बर्फबारी से पहले काम किया जा सके। ये सेंसस 2 फेज में होगा। सबसे पहले हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग शेड्यूल, यानी हर घर का बेसिक डेटा, दीवारें कैसी हैं, पानी बिजली की क्या व्यवस्था है, टॉयलेट्स हैं या नहीं और फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, ये सब पहले फेज में रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरा फेज होगा पॉपुलेशन एनुमरेशन, यानी हर शख्स की डिटेल, नाम, उम्र, जेंडर, धर्म और अब पहली बार जाति भी रिकॉर्ड की जाएगी। ये प्रोसेस लगभग 11 महीने तक चलेगी, लेकिन जो बात इसे गेम चेंजर बनाती है वो है इसका डिजिटल अवतार और जाति गणना। पहली बार कागज कलम को अलविदा कहकर मोबाइल ऐप और टैबलेट यूज होंगे डेटा कलेक्शन के लिए, और 1931 के बाद पहली बार हर जाति का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इंडिया डेसिनियल सेंसस का मॉडल फॉलो करता है, यानी सेंसस हर 10 साल में होती है। 21वीं सेंचुरी में 2001 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2011 में और फिर 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 2021 का सेंसस इंडेफिनिट पीरियड के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। नतीजा 2011 से 2027 तक का 16 साल का गैप। भारत के इतिहास में इस तरह के डीले पहली बार देखा गया है। बहुत लोग इंटरनेट पर ये कहते दिख जाते हैं कि सेंसस की जरूरत ही क्या है। शायद इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर पर सर्विस होनी है, लेकिन आप उसे 26,000 किलोमीटर तक टाल देते हैं, तो इससे आपकी गाड़ी ज्यादा इनएफिशिएंट और अनरिलायबल हो जाएगी और उसमें कभी भी ब्रेकडाउन हो सकता है। वैसा ही एक देश के साथ होता है जब डेटा डेफिसिट होता है। तो इस गैप का असर क्या हुआ? 14 करोड़ लोगों को वेलफेयर स्कीम से लाभ नहीं मिल सका। इसका मैथ्स ब्रेकडाउन करते हैं। 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया की पॉपुलेशन थी 121 करोड़। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या NFSA के तहत 67% लोगों को सस्ता राशन मिलना था, यानी 81 करोड़ लोग इसके दायरे में आए। 2023 में यूएन और दूसरे एस्टिमेशंस के हिसाब से भारत की पॉपुलेशन 142 करोड़ हो गई, 1.4 बिलियन। NFSA के दायरे में जो 67% लोग आते हैं उनका नंबर अब 95.1 करोड़ के करीब होना चाहिए, लेकिन पुराने डेटा की वजह से सिर्फ 81.35 करोड़ को ही स्कीम्स का फायदा मिल रहा है। नतीजा 14 करोड़ से ज्यादा लोग यानी देश की 10% आबादी राशन कार्ड और दूसरी सुविधाओं का बेनिफिट नहीं ले पा रही है। बिहार जैसे राज्यों में जहां NFSA कोटा 8.71 करोड़ पर फुल हो चुका है, नए लोग वेट लिस्ट पर अटके हैं।
सीधी बात यह है कि आज किन लोगों को वेलफेयर स्कीम्स की सबसे ज्यादा जरूरत है और उनकी मदद के लिए कितने रिसोर्सेस चाहिए, ये सब तय करने के लिए सरकार अब भी 2011 सेंसस के पुराने आंकड़ों पर निर्भर है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि वो आंकड़े अब आउटडेटेड हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आज कोई नया व्यक्ति राशन कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उसकी फाइल आगे बढ़ ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि जिस डेटा के आधार पर हर राज्य के लिए राशन कोटा तय होता है उसमें नए लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। यानी कि 2011 के आंकड़े आज की जरूरतों को रिफ्लेक्ट नहीं करते और जब तक नए सेंसस के नंबर्स नहीं आते तब तक करोड़ों लोग बिना मदद के छूटे ही रहेंगे, चाहे वो मदद के पूरी तरह हकदार ही क्यों ना हो। इसके अलावा पुराना डेटा इस्तेमाल करने से स्कूल, अस्पताल और सड़कों की प्लानिंग भी गड़बड़ा गई है। अर्बनाइजेशन वेव को ट्रैक नहीं किया गया, जिससे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर काफी बढ़ा है पिछले 15 सालों में। सबसे पहले डिजिटल सेंसस देखते हैं। अब ये सेंसस पुराने जमाने का नहीं रहा है। कागज कलम को पीछे छोड़कर अब मोबाइल ऐप और टैबलेट का जमाना है। इसलिए मोबाइल ऐप और जीआईएस टैगिंग जैसी टेक्निक्स यूज की जाएंगी इस सेंसस में। हर एनुमरेटर के पास स्मार्टफोन या टैबलेट होगा जिसमें जीपीएस से घरों को लोकेशन टैग किया जाएगा। डेटा डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म में सेव होगा जिससे गलतियां कम होंगी और प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी। दूसरा बड़ा फीचर है रियल टाइम मॉनिटरिंग। सुपरवाइजर डैशबोर्ड पर चेक कर सकेंगे कि कितने घर गिने गए और कहां इश्यूज हैं। ये ऐसा है जैसे आप ऑनलाइन लाइव क्रिकेट स्कोर देखते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग, 30 लाख एनुमरेटर्स को ऐप यूज करने की ट्रेनिंग मिलेगी, जिनमें बड़ी संख्या में टीचर्स भी शामिल हैं। इन्हें सिखाया जाएगा कि डेटा कैसे भरना है, जीपीएस कैसे यूज करना है और गलतियों से कैसे बचना है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले कनेक्टिविटी। गांवों में खराब इंटरनेट कनेक्शन या बिजली की दिक्कत डेटा कलेक्शन को स्लो कर सकती है और प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर सकती है। दूसरा बड़ा कंसर्न है डेटा प्राइवेसी का। डिजिटल डेटा के साथ साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता ही है। सरकार को इंश्योर करना होगा कि डेटा सेफ रहे। उम्मीद है कि इस बारे में जनता को और जानकारी दी जाएगी। अब बात करते हैं इस प्रोसेस के बड़े कंटेंशियस टॉपिक पर, सेंसस में कास्ट एनुमरेशन का इंक्लूजन। 1931 के बाद पहली बार सेंसस में हर जाति, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल की डिटेल्ड काउंटिंग होगी। ये क्यों जरूरी है? भारत में रिजर्वेशन, एफर्मेटिव एक्शन और वेलफेयर स्कीम्स कास्ट पर बेस्ड है। सटीक डेटा से सरकार को पता चलेगा कि किस ग्रुप को कितनी मदद चाहिए। बिहार जैसे राज्य में जहां 63% आबादी ओबीसी और ईबीसी है, ये डेटा गेम चेंजर होगा। इसका पॉलिटिकल एंगल भी है। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और जेडीयू लंबे समय से जाति गणना की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे बीजेपी इसे पॉलिटिकल टूल बताती आई है, जिससे वोट बैंक पॉलिटिक्स और बढ़ सकती है। वहीं विपक्ष जाति गणना की मांग करता है। उनका कहना है कि सही रिप्रेजेंटेशन के लिए सही नंबर्स की दरकार है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। स्थानीय बोलियों में अंतर और सामाजिक संवेदनशीलता की वजह से डेटा कलेक्शन ट्रिकी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक ही जाति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जानते हैं कि सेंसस क्यों मायने रखता है। सेंसस भारत का हेल्थ चेकअप है। ये बताता है कि हमें कितने स्कूल, अस्पताल, राशन की दुकानें चाहिए और कहां चाहिए, और संसद में कितनी सीटें किस राज्य को मिलेंगी। पॉलिसी मेकिंग में सेंसस का डेटा किस तरह काम आता है, इस पर एक बार नजर डालते हैं। पॉवर्टी डिटर्मिनेशन, यानी कहां कितनी गरीबी है उसका एस्टिमेशन। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ स्कीम्स सेंसस डेटा पर ही डिपेंड करती हैं। रिसोर्स एलोकेशन भी एक जरूरी मुद्दा है। पीडीएस, पेंशन और फ्री दवाइयों का बंटवारा पॉपुलेशन डेटा से होता है। एक और पॉइंट है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं सेंसस से तय होती हैं। अब जानते हैं कि 2011 का डेटा यूज करने से क्या डैमेज हो रहा है। पुराने डेटा की वजह से 14 करोड़ लोग पीडीएस और मनरेगा से बाहर रहे। मिसाल के तौर पर बिहार में एनएफएसए कोटा फुल होने से नए लोग राशन कार्ड के लिए तरस रहे हैं। अगला है प्लानिंग में गड़बड़ी। स्कूल और अस्पताल सही जगह नहीं बन रहे हैं क्योंकि डेटा पुराना है। गांव से शहर आए लाखों लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस बढ़ा है।
जीडीपी, साक्षरता दर और बेरोजगारी दर जैसे आंकड़े पुराने डेटा की वजह से गलत दिखते हैं। सटीक डेटा से पीडीएस और मनरेगा सही लोगों तक पहुंचेगा। मिसाल के तौर पर गोरखपुर के किसी गांव में पॉपुलेशन बढ़ी तो वहां नई राशन दुकान खुल सकती है। ओबीसी, एससी, एसटी की सही गिनती से रिजर्वेशन और स्कीम्स में ट्रांसपेरेंसी आएगी। नए डेटा से शहरों में स्कूल, अस्पताल और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। पॉपुलेशन पिरामिड से बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए टारगेटेड पॉलिसीज बनेंगी। क्या है, अपडेटेड डेटा से भारत का डेमोग्राफिक डेटा यूएन और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज्यादा रिलायबल हो जाता है। संविधान कहता है कि सेंसस डेटा के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटें तय होती हैं। 1971 के बाद डीलिमिटेशन 2026 तक रोका गया था ताकि जनसंख्या वृद्धि को पॉलिटिकल एडवांटेज ना बनाया जाए। अब 2027 का सेंसस देश का नया राजनीतिक नक्शा बना सकता है। हालांकि करंट टाइमलाइन के हिसाब से 2027 सेंसस का पूरा डेटा 2030 में रिलीज हो पाएगा, जिसके पहले 2029 के लोकसभा इलेक्शंस पूरे हो चुके होंगे। लेकिन डीलिमिटेशन क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो सीटों का बंटवारा। अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन बढ़ी है तो उसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि केरल या तमिलनाडु की सीटें कम हो सकती हैं। इसलिए दूसरा पॉइंट है पॉलिटिकल पावर शिफ्ट। नए नक्शे से पार्टियों को अपनी कैंपेन स्ट्रेटेजी रीथिंक करनी होगी। सदर्न स्टेट्स का कहना है कि उनको डीलिमिटेशन का नुकसान होगा क्योंकि सदर्न स्टेट्स ने फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल किया है और वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में कमी देखने को मिलती है। वहीं हिंदी बेल्ट में आने वाले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ी है, जिससे लोकसभा में उनकी सीट्स बढ़ सकती हैं, जबकि तमिलनाडु और केरल की सीट्स कम हो सकती हैं। कास्ट डेटा से पता चलेगा कि कहां कौन सा सोशल ग्रुप संख्या में ज्यादा है। इससे पार्टियां वोट बैंक की स्ट्रेटेजी बना सकती हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि कुछ लोग इसे सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला मानते हैं। मिसाल के तौर पर बिहार में ओबीसी डेटा से नई सीटों का एडवांटेज मिल सकता है, जिससे नेशनल पार्टियों की स्ट्रेटेजी बदलेगी। 2027 का सेंसस सिर्फ एक सरकारी प्रोसेस नहीं बल्कि भारत की बदलती तस्वीर को आंकड़ों में समझने का मौका है। ये तय करेगा कि आपके गांव, शहर में क्या सुविधाएं चाहिए और आपका वोट कितना पावरफुल है। डिजिटल सेंसस और जाति गणना इसे और सटीक बनाएंगे, लेकिन इसके लिए आपका कोऑपरेशन जरूरी है। जब एनुमरेटर आपके दरवाजे पर आए तो सही जानकारी दें। ये आपके राशन कार्ड, स्कूल, हॉस्पिटल और वोट की ताकत को सुनिश्चित करेगा। आप सरकार के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं और डीलिमिटेशन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राजपथ स्थित राष्ट्रपति भवन में कुल 92 आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स को डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया है। इसमें से 30 ऑफिसर्स को परम विशिष्ट सेवा मेडल या पीवीएसएम और बाकी 62 ऑफिसर्स को उत्तम युद्ध सेवा मेडल या यूवाईएसएम और अति विशिष्ट सेवा मेडल या एवीएसएम से नवाजा गया है। पीवीएसएम ऐसे ऑफिसर्स को दिया जाता है जिन्होंने अपनी सेवा में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया हो। इस साल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, जो वेस्टर्न कमांड के कमांडर हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, सदर्न कमांड के प्रमुख को पीवीएसएम मिला। इनके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, जो हाल ही में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल थे, अब अंडमान एंड निकोबार कमांड संभाल रहे हैं, भी पीवीएसएम अवार्डी लिस्ट में है। वहीं एयर मार्शल नागेश कपूर जैसे वरिष्ठ एयर ऑपरेशन हेड्स या ऑपरेशनल हेड्स को एवीएसएम से सम्मानित किया गया है। यूवाईएसएम मिला है उन 5 ऑफिसर्स को जिनकी भूमिका ऑपरेशन सिंदूर जैसे क्रूशियल मिशंस में रही। इन ऑफिसर्स ने सीमा पार के खतरों को न्यूट्रलाइज करने और लॉजिस्टिक्स चेन को रोकथाम के साथ बखूबी मैनेज किया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को यूवाईएसएम मिला
उनके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ने समय पर इंटेलिजेंस एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से कामयाबी हासिल की थी। इन मेडल्स से रैंक प्रमोशन पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, जिससे अगली पोस्टिंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति भवन में ये ऑफिशियल सेरेमनी दिखाती है कि सरकार अपनी आर्म्ड फोर्सेस को कितनी इंपॉर्टेंस देती है। इससे पब्लिक और मीडिया में पॉजिटिव बज़ बनता है। इन अवार्ड्स वाले ऑफिसर्स की नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज में प्रमुख होंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स, सदर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी एनहांसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लोकल पॉपुलेशन एंगेजमेंट को आगे बढ़ाना। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड वेलफेयर में भी कई जरूरी चीजें हैं, जैसे कि एवीएसएम अवॉर्डीज अब ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रीडिजाइन करेंगे, खासकर मॉडर्न वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी और डिजास्टर रिलीफ के लिए। इसके अलावा सिविल कोऑर्डिनेशन भी एक पॉइंट है। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल राणा ने अंडमान एंड निकोबार कमांड संभाला है, वहां लोकल फिशरमैन और ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल्स और कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस पर ध्यान दिया जाएगा। ये अवार्ड सिर्फ रिबन नहीं, बल्कि ऑफिसर्स की सर्विस ईथॉस का रिकॉग्निशन है। जब हमें पता चलता है कि हमारे जवान और अफसर लगातार चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो देश का भरोसा बढ़ता है। एवीएसएम, पीवीएसएम अवॉर्डीज का नेक्स्ट पोस्टिंग में रोल क्रिटिकल होगा, चाहे वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, न्यूक्लियर कमांड प्रोटोकॉल्स हो या एयरपोर्ट सिक्योरिटी अपग्रेड्स हो। शॉर्ट में ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स की खबर बताती है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बैकबोन कितनी मजबूत है और आगे आने वाले जरूरी डिसीजंस और प्लान्स में इन अवार्डीज का योगदान साफ दिखेगा। अब नजर डालते हैं इस हफ्ते के बड़े ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मई की शाम को आईपीएस राजीव कृष्ण, जो कि 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया। उनके पास एक साफ सुथरी छवि और उत्कृष्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं। डीजी विजिलेंस और यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन के रूप में उन्होंने हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न करवाई, जिससे उनकी काबिलियत साबित हुई। अब वे 4 साल तक यूपी के पुलिस लीडरशिप संभालेंगे। 1 जून को उन्होंने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ये दायित्व ग्रहण किया। 3 वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर्स के भी ट्रांसफर और प्रमोशन हुए हैं। पीसी मीना, जो कि 1991 बैच के ऑफिसर हैं, को एडिशनल डीजीपी सीएमडी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन और डीजीपी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड करेक्शनल सर्विसेज का चार्ज दिया गया है। आशुतोष पांडे, जो कि 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्हें हाल ही में डीजीपी पद पर प्रमोट किया गया है। अब डीजीपी टेलीकॉम के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा नीरा रावत, जो कि 1992 बैच की ऑफिसर हैं, को डीजीपी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग या ईओडब्ल्यू का कार्यभार और साथ ही अतिरिक्त प्रभार में यूपी 112 या इमरजेंसी रिस्पांस सौंपा गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने देर रात घोषणा की कि आईपीएस हिमानी खन्ना, जो कि 2006 बैच के ऑफिसर हैं, को इंस्पेक्टर जनरल या आईजी सागर रेंज नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें डायरेक्टर जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी या जेएनपीए का अतिरिक्त प्रभार भी मिला। पिछले दिनों चंद्रशेखर सोलंकी की जेएनपीए डायरेक्टर की पोस्ट कैंसिल कर उन्हें आईजी स्टेट आर्म्ड फोर्स या एसएएफ इंदौर भेजा गया। इसके अलावा 3 अन्य आईपीएस अधिकारियों को नए पद दिए गए हैं। सुनील कुमार पांडे, जो कि 2009 बैच के अधिकारी हैं, जो पहले डीआईजी पुलिस मैनेजमेंट पुलिस हेडक्वार्टर्स थे, अब डीआईजी सागर रेंज बन गए हैं। कल्याण चक्रवर्ती, जो कि 2010 बैच के ऑफिसर हैं, जो डीआईजी एसएएफ भोपाल के सदस्य थे और विजय शाह केस की एसआईटी में शामिल थे, अब डीआईजी छिंदवाड़ा रेंज के रूप में ट्रांसफर हुए हैं। वहीं नागेंद्र सिंह, 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर, पूर्व एसपी बालाघाट को अब कमांडेंट 25th बटालियन भोपाल बनाया गया है। राजगढ़ और बालाघाट में भी बदलाव हुए हैं। आदित्य मिश्रा, 2018 बैच के ऑफिसर, जो एसपी राजगढ़ थे, उन्हें एसपी बालाघाट के रूप में पोस्ट किया गया है। अमित तोलानी, जो पहले कमांडेंट 24th बटालियन जवारा थे, अब एसपी राजगढ़ बनाए गए हैं। अंत में सोनाली दुबे, जो एडिशनल एसपी जबलपुर थी, उन्हें प्रमोट करके एडिशनल आईजी पुलिस हेडक्वार्टर्स नियुक्त किया गया है। इस हफ्ते के एपिसोड में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। इस हफ्ते कवर की गई न्यूज़ पर आपकी क्या राय है, वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।